नमस्कार। आज हम आंध्र प्रदेश के लंबे और कह सकते हैं काफी दिलचस्प इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें प्राचीन काल से लेकर बिल्कुल आज तक की कहानी बताते हैं। हाँ। मतलब साम्राज्यों के बनने बिगड़ने से लेकर आधुनिक राज्य के बनने और जो उसकी चुनौतियां रहीं उन तक। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस पूरे सफर के जो अहम पड़ाव है उन्हें समझना। और ये कहानी सिर्फ मतलब एक इलाके की नहीं है। आंध्र प्रदेश का इतिहास हमें भाषा के आधार पर जो राज्य बने हैं, क्षेत्रीय पहचान और समय के साथ कैसे सामाजिक राजनीतिक माहौल बदला है, उसे समझने का एक अहम नजरिया देता है। ये पूरे भारत के लिए प्रासंगिक है मेरे ख्याल से। सही कहा। तो सफर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। प्राचीन ग्रंथों में जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है लगभग 800 ईसा पूर्व का, जी, उसमें आंध्र लोगों का जिक्र मिलता है। फिर आते हैं सातवाहन। हाँ, सातवाहन लगभग 230 ईसा पूर्व से। वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने एक मजबूत राज्य बनाया। और सातवाहनों के बाद फिर काकती आए। हाँ, काकती राजवंश। वो दौर आता है लगभग 1163 से 1323 ईसी तक का। वो बहुत अहम है क्योंकि उन्होंने पहली बार तेलुगु भाषी क्षेत्रों को, आप कह सकते हैं, एक शासन के तहत एकजुट किया। अच्छा, ये पहली बार हुआ हाँ, था? इस स्तर पर वारंगल उनकी राजधानी थी और उनकी बनाई कलाकृतियां, मंदिर वगैरह आज भी मशहूर हैं। उन्होंने एक तरह से तेलुगु पहचान को मजबूती दी। लेकिन फिर 1323 में दिल्ली सल्तनत का हमला हुआ और उनका पतन हो गया। सही कहा। इसके बाद दक्षिण में एक और बड़ी शक्ति उभरी, विजयनगर साम्राज्य। हाँ, विजयनगर। 1336 से 1646 ईसी तक कृष्णदेव राय का शासनकाल तो खासकर याद किया जाता है। क्यों? मतलब क्या खास था? न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तेलुगु क्षेत्र की स्वतंत्रता बनाई रखी, बल्कि इसलिए भी कि वो खुद तेलुगु साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। वो खुद कवि थे। अच्छा। जी। विजयनगर के बाद फिर गोलकोंडा के कुतुबशाही सुल्तानों का शासन आया। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये फारसी मूल के शासक थे, पर इन्होंने स्थानीय तेलुगु भाषा और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, इससे यहाँ एक मिलीजुली, एक खास दक्कनी तहजीब वो विकसित हुई। फिर 17वीं सदी के बाद तस्वीर बदलने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का असर बढ़ने लगा। जी, अंग्रेजों का प्रभाव। हाँ, जैसे 1765 में उन्होंने उत्तरी सरकार, मतलब आज के तटीय आंध्र के कई जिले वो मुगलों से हासिल कर लिए। हाँ, वो एक बड़ा इलाका था। और जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो आंध्र का योगदान भी मतलब बहुत जबरदस्त रहा। बिल्कुल। मुझे अल्लूरी सीताराम राजू का रंपा विद्रोह याद आता है, 1922-24 का। हाँ, वो बहुत मशहूर है। उन्होंने आदिवासी समुदायों को साथ लेकर अंग्रेजों को जंगल में कड़ी टक्कर दी थी। सही बात है। और इसी तरह कुमाराम भीम ने भी आदिवासियों के हक के लिए संघर्ष किया। ये सिर्फ राजनीतिक विद्रोह नहीं थे, ये स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश राज के खिलाफ बड़ी चुनौतियां थीं। और सिर्फ विद्रोह ही नहीं, समाज सुधारक भी थे शायद। बिल्कुल। इसी दौर में कंदुकुरी वीरेसालिंगम जैसे समाज सुधारक भी थे, जो समाज को अंदर से बदलने का काम कर रहे थे। फिर आजादी मिली 1947 में। हाँ। तब हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हाँ, वो अलग रहना चाहते थे। जी। तब 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ। वो एक पुलिस एक्शन था रियासत को एकीकृत करने के लिए। उसके जरिए हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। और यहीं से एक और मतलब बहुत अहम कहानी शुरू होती है, भाषा के आधार पर राज्य की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। पोटी श्रीरामुलु जी ने अलग तेलुगु राज्य के लिए आमरण अनशन किया और उसमें उनका बलिदान हो गया। हाँ, उनकी शहादत के बाद ही। जी। उसके बाद दबाव बहुत बढ़ गया और 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तेलुगु भाषी इलाके थे उनको मिलाकर आंध्र राज्य बना। ये भारत का पहला भाषाई राज्य था। पहला राज्य जो भाषा के आधार पे बना। राजधानी कर्नूल थी तब। हाँ, तब राजधानी कर्नूल थी। फिर 1956 में जो हैदराबाद राज्य का तेलंगाना क्षेत्र था, वो भी तेलुगु भाषी था। जी। उसको उसमें मिला दिया गया और तब बना संयुक्त आंध्र प्रदेश। और राजधानी हैदराबाद बनी। लेकिन ये एकीकरण भी मतलब हमेशा के लिए नहीं रहा। तेलंगाना क्षेत्र में अलग राज्य की मांग दशकों तक चलती रही, अंदर ही अंदर। अच्छा, ये मांग पुरानी थी? हाँ, काफी पुरानी थी। समय के साथ वो तेज हुई, कई सालों के आंदोलन हुए, बहस हुई और फिर आखिरकार 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का फिर से बंटवारा हुआ। हाँ, 2014 में। और तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। हाँ। राजधानी हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में चली गई। इसे दक्षिण भारत का सबसे लंबा चला भाषाई आंदोलन भी कहते हैं शायद। हाँ, ऐसा माना जाता है। काफी लंबा संघर्ष था। तो विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश के सामने राजधानी का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हाँ, बिल्कुल। हैदराबाद तो तेलंगाना में चला गया।
तो 2015 में अमरावती को नई राजधानी के तौर पर चुना गया, काफी योजनाओं के साथ। हाँ, काफी चर्चा थी अमरावती की। जी, लेकिन फिर 2019 में सरकार बदली और 3 राजधानियों का एक आइडिया सामने आया। 3 राजधानियां, वो कैसे? मतलब अलग अलग शहरों में विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कामकाज हों। लेकिन ये भी अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ और अब 2024 में फिर से अमरावती को ही एकमात्र राजधानी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बाप रे, तो ये जो राजधानी को लेकर इतनी अनिश्चितता है, हाँ, ये सवाल उठाती है कि इसका राज्य के विकास पर क्या असर पड़ रहा होगा। हाँ। खासकर जब राज्य कृषि में, आईटी में, इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। स्थिरता जरूरी होती है विकास के लिए। और हाँ, राजनीति और प्रशासन के इस उतार चढ़ाव के बीच आंध्र की एक और पहचान है उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें। जी बिल्कुल, संस्कृति तो बहुत समृद्ध है। दुनिया भर में मशहूर शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी वो यहीं से निकला है। हाँ, कुचिपुड़ी गांव से ही। तेलुगु साहित्य भी बहुत पुराना और समृद्ध है। नन्नैया जैसे कवियों ने 11वीं सदी में ही इसकी नींव रखी थी। जी, महाभारत का अनुवाद। और आधुनिक दौर में भी कवयित्री सरोजिनी नायडू, हालांकि उनका विवाह आंध्र में हुआ था, वो भी इसी प्रदेश से जुड़ी। हाँ, और वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव जैसे लोग। बिल्कुल, कई महान हस्तियां यहाँ से निकली हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि आंध्र प्रदेश का इतिहास एक गर्व करने लायक प्राचीन विरासत, हाँ, मध्ययुगीन बदलाव, आजादी के लिए संघर्ष, फिर भाषा के आधार पर अपनी पहचान बनाने की एक लंबी जद्दोजहद जी, और फिर बंटवारे के बाद नई राह तलाशने की कोशिशें, इन सब का मिला जुला रूप है। बिल्कुल। मुख्य बातें हैं सातवाहन और काकतीय जैसे राजवंश, अल्लूरी सीताराम राजू जैसे नायकों का संघर्ष, भारत का पहला भाषाई राज्य बनना और हाल का विभाजन, और ये राजधानी का अनसुलझा मुद्दा। हाँ, ये सब बहुत अहम पड़ाव हैं। और अंत में ये सोचने के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। ये आंध्र प्रदेश के जुड़ने और फिर बंटने का जो ये लंबा इतिहास रहा है, जो ज्यादातर भाषा और प्रशासन के इर्द गिर्द घूमता रहा है जी, उसे देखते हुए भविष्य में इस क्षेत्र में और शायद भारत के दूसरे हिस्सों में भी क्षेत्रीय पहचान और शासन के जो मॉडल हैं वो क्या रूप ले सकते हैं। मतलब भाषा, प्रशासन और पहचान का संतुलन कैसे बनेगा। ये सोचने वाली बात है। क्षेत्रीय पहचान और शासन का भविष्य काफी गहरा सवाल है। जी।